अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। ड्रोन हमलों का सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा के शहरों तक पहुंच गया। शहर भी गैर महफूज हो गए। हुकूमत का अमेरिका से एहतजाज। नेटो सप्लाई लाइन बंद करने के लिए तहरीक इंसाफ की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान के सियासी रहनुमाओं से राब्ते। बिजली के बिल अवाम पर बिजली बनकर गिर गए। क्या बहरानों में घिरी हुकूमत के लिए बल्दियाती इंतखाबात कराना मुमकिन है? मौसम जनूबी अफ्रीका पर मेहरबान। पाकिस्तान को तकनीकी शिकस्त। खिलाड़ियों को अब मौसम का ख्याल भी रखना पड़ेगा। पाकिस्तान के अवाम जिन मसाइल का शिकार है उनमें से बिजली एक बहुत अहम मामला है। गुज़श्ता कई सालों से लोड शेडिंग का शिकार है। मौजूदा हुकूमत ने आके ये कहा कि हम लोड शेडिंग को ख़त्म करेंगे, लेकिन ये कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे। जब इजाफे का ऐलान किया गया तो ये फिगर दिया गया कि ये तकरीबन 35% इजाफा होगा, और लेकिन उस वक्त ये नहीं बताया गया कि ये एवरेज इजाफा है। ये कहा गया कि सिर्फ 35% इजाफा होगा। लेकिन आज हमारे पास एक बिल है जो बिजली के इजाफे के बाद आया, और एक गरीब आदमी का बिल जो एक छोटे से घर में रहता है, 2 कमरों का घर है, जिसमें ना एयर कंडीशन है, जिसमें ना इस्त्री है, जिसमें ना फ्रिज है। अगर हम उसका बिल आपको बताएं तो ये उसने इस महीने अक्टूबर के महीने में 301 यूनिट उसने बिजली इस्तेमाल की, जबकि इससे पहले जो महीना था उसमें उसने 291 यूनिट बिजली इस्तेमाल की थी। तो उसका बिल आया था तकरीबन 2282 रुपए, और अब जो बिल आया 301 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने के बाद उसकी प्राइस आई है 4560 रुपया। तकरीबन 100% इजाफा है, दुगना हो गया है ये बिजली का बिल। गरीब आदमी किस तरह इस बिल को अदा करेगा? उसकी तो जो एक तनख्वाहदार है शहरों में रहने वाला, जिसकी तनख्वाह में तो कोई इजाफा नहीं, हर चीज़ महंगी हो गई, आटा महंगा, तेल महंगा, इसके साथ साथ सब्जी महंगी, और अब ये जो बिजली के बिल आए हैं, कहाँ जाएगा वो गरीब आदमी? क्या उसकी कोई बात कर रहा है? उसके साथ क्या होगा? आज इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एमडी पेप्को जनाब मुनव्वर बसीर, और हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली भी मौजूद हैं, जो ये हमें फिगर्स बताएंगे और बात करेंगे कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन का हुकूमत ने जिक्र किया है जनवरी में करवाने का, उस वक्त इतनी ज़्यादा बिजली की शॉर्टेज होगी, इतनी ज़्यादा कमी होगी कि ये मुमकिन ही नहीं है इलेक्शन करवाया जाए। और ये जो तारीखें हैं ये सारी की सारी बताई जा रही हैं, लेकिन दर हकीकत हुकूमत इन इंतखाबात को मुलतवी करने जा रही है। लेकिन सबसे पहले मुनव्वर बसीर साहब की जानिब। मुनव्वर साहब, ये जो बिजली का बिल है, जिस तरह ये फिगर सामने आया है, गरीब आदमी तो ये बिल दे ही नहीं सकता, तो कैसे होगा गुजारा आगे? और क्या वो जो हुकूमत के दावे थे सब के सब? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा समी साहब, और जो हुकूमत के दावे थे उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब रिकॉर्ड में उन्होंने जोश खिताबत में कहा 6 महीने में बिजली की लोड शेडिंग कम करेंगे। साथ का चलो 6 महीने 1 साल। इस सारा जो कैंपेन थी इनकी प्री इलेक्शन, इसमें यह कहीं नहीं कहा गया कि हम बिजली के निर्ख बढ़ाएंगे, लेकिन जब हकीकत सामने आई और उसका सलूशन इनके पास नहीं था, वो मैं इसलिए समझता हूँ सलूशन नहीं था क्योंकि आप देखें जो एडवाइस करने वाले लोग हैं इनके पास, कोई बॉटनी का ग्रेजुएट है, कोई फार्मेसी का ग्रेजुएट है, फिर हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसमें सबसे अव्वल दर्जे के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं माशाल्लाह मियां मंशा साहब। वो रिकॉर्ड पे एक वर्ल्ड बैंक यूएसएड की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कोई 2 साल पहले की बात है, उन्होंने कहा जी बिजली का बिल बेशक यूनिट 100 यूनिट कर दो, लेकिन मुझे अनइंटरप्टेड बिजली दो। तो जब ये सोच और ये ख्याल हो तो इसमें गरीब आदमी की तो जगह ही नहीं है। और जी, मैं मुनव्वर साहब आपसे आपकी जगह दोबारा आता हूँ। जुल्फ़िकार, ये जो बिल है, ये आपकी बात हुई हुकाम से, ये सिर्फ यानी 2 यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं गुज़श्ता महीने की निस्बत, और डबल हो गया बिल। समी साहब, असल में बात यह है कि 11 अक्टूबर को नेपरा की तरफ से एक नोटिफिकेशन किया गया था हुकूमत की नजरसानी की दरख्वास्त के बाद। मैं इसकी बैकग्राउंड आपको थोड़ी सी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हुकूमत को कहा था कि तुमने जो बिजली के रेट बढ़ाए हैं या तुमने जो स्लैब मुकर्रर किए हैं, ये आपका नोटिफिकेशन कानूनी नहीं है, ये गैर कानूनी है। तो इसके ऊपर हुकूमत ने ये वादा किया था कि वो नेपरा से इसकी कानूनी हैसियत को के मुताबिक इसको जारी करवाएगा। तो नेपरा ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें ये सारी उलट पुलट हो गया है समी साहब। पहले स्लैब से 50 यूनिट का, 100 यूनिट का, 200 और उसके बाद फिर 300 यूनिट तक।
तो उनका रेट मुख्तलिफ था। जिस तरह से आपने ये बिल बताया है, इसके बिल के मालिक से भी मेरी बात हुई है, तो उसने ये इसमें बड़ी हैरानगी जाहिर की है कि वो इसी किस्म का बिल जो है उसको पिछले महीने आया है और ये 10 यूनिट ने बिल का जो है वो सारा तरकीब चेंज कर दी है। उसकी वजह ये है कि हुकूमत का जो नया फार्मूला है वो ये स्लैब्स वाला नहीं है। अब ये है कि जैसे ही आपका 200 यूनिट से ऊपर बिल जाएगा तो आपको प्रीवियस स्लैब का वो जो ऊपर वाला बिल है, यानी अगर 200 से लेके 300 यूनिट है तो 100 यूनिट जो चार्ज होंगे वो 200 यूनिट वाले होंगे और ये 12 रुपये फी यूनिट चार्ज हुआ है। जैसे ये 300 से ऊपर 1 यूनिट गया है, अब ये 300 से ऊपर वाली स्लैब में चला गया, 350 वाली में। तो इस किस्म की जो फार्मूलेशन हुई है, इसकी बिल की कंपोजिशन हुई है, ये आप इस तरह से समझिए कि हुकूमत ने इसके बिल को, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था ना कि कम करें, तो उन्होंने एक ऐसा फार्मूला नेपरा के कंधे पे डाल के आवाम पे लाद दिया है कि जिसके बाद लोगों की चीखें नहीं निकलेंगी समी साहब, तो और क्या होगा। ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से IMF की उस कंडीशन को पूरा किया गया है जिसके तहत उन्होंने ये वादा किया था कि हम सब्सिडीज़ को विड्रा करेंगे, लेकिन सब्सिडी अभी विड्रा नहीं हुई है। अभी वो हुकूमत ये दावा कर रही है कि 250 अरब रुपए की इस साल सब्सिडी दे रही है, तो सब्सिडी के बावजूद ये हालत है। तो आप यकीन कीजिए जब सब्सिडी विड्रा हो जाएगी तो लोगों की जान जो है वो किस मुश्किल में फंसेगी और उनकी हालत क्या होगी आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। अच्छा मुनव्वर साहब, ये बात की है इन्होंने सब्सिडी की और IMF कंडीशनैलिटीज़ की। इस वक्त ये एक और फैसला किया है हुकूमत ने IMF के दबाव पर आकर के, जिन इलाकों में रिकवरी कम है वहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा कर दी जाएगी। हम हर हुकूमत के अकाबर से ये सवाल कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग उस इलाके में तो ऐसे होंगे जो अपना बिल दे रहे होंगे, वो भी उसकी सज़ा भुगतेंगे, और हुकूमत के लोग ये कहते हैं जी ये एक निजी कंपनी ने ये फार्मूला अपनाया था, KSC का हवाला दे के कहते हैं, और पूरे पाकिस्तान में इसको नाफिजुल अमल करना चाहते हैं। देखिए कराची का जो है ना जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ज़रा वो मुख्तलिफ, उसको अलग रखें। मसला ये है कि आप देखें कि आपके बलूचिस्तान में, इंटीरियर सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ जो है ये कहते हैं कि जी 35-40% चोरी है या कमी है। जब आप असली नंबर देखें तो इसमें पता ये चलता है कि जी बिलिंग होती है, 100 यूनिट सप्लाई हुए, कोई 60-65 यूनिट की बिलिंग हुई, रिकवरी 40-45 की हुई, तो आपकी 50 से 55% असल में शॉर्टेज है। और ये 3 डिस्कोस का मिला के जब आप जोड़ते हैं और औसतन हम निकालते हैं तो 5 डिस्कोस जो पंजाब की हैं तो आपका 25% आता है। 25% जो है वो आप समझ लें कि 1 बिलियन रुपए पर पॉइंट बनता है, तो ये आपका महीने का 25 अरब रुपए जो है आपकी ये शॉर्टेज आ रही है। नेपरा ने जो कमाल किया है कि नेपरा जो कानूनी तकाजे हैं उसमें ये पब्लिक हियरिंग करो, सारे नंबर सामने रखो और इसके लिए आप कोई और तरीक़ा निकालें। बुनियादी जो मसले जो हल करने थे, जो आप पावर पॉलिसी पढ़ने, उसमें कहीं जिक्र ही नहीं है कि भाई ये चोरी और नॉन बिलिंग इसको किस तरह से कम किया जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे की जाएगी। तो जब तक आप बुनियादी जो मसाइल हैं वो नहीं हल करेंगे, 500 अरब के नोट छाप दिए, सर्कुलर डेट जो आपका गर्दशी जो कर्जा जो कहते हैं, गर्दिशी कर्जा जो है वो आपने टेम्पररी 5-6 महीने के लिए कम कर दिया, आपकी जनरेशन बढ़ गई। अभी जो खौफ आता है कि अब आप देख लीजिए कि आज भी अखबारों में ख़बरें आ गई हैं कि गैस की शॉर्टेज शुरू हो गई है, सर्दी आ गई है, हीटर गीज़र चलने शुरू हो गए हैं। डैम्स में पानी जो है, अब ये जो गंदम की बुआई होती, पहला पानी जो है ये 15 दिसंबर से पहले तक लग जाता है। इसके बाद 1 महीने तक पानी भी नहीं लगता, हल सफाई होती है। तो आपकी जो हाइडल जनरेशन है वो इस वक्त 5000 है, वो कम हो के 2500 हो जाएगी। 2500 आपकी ये कम हुई, गैस आप नहीं देंगे, 2500 आपकी और कम हो गई, तो 5 से 6000 मेगावाट आपकी कमी होगी। आप 10,000 मेगावाट बनाएंगे, आपकी 50-60% शॉर्टेज होगी और इससे जो होगी जो मैसिव जिसे कहते हैं ना, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग जो होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं इसी पर जुल्फ़िकार आपसे ये सवाल करता हूँ, ये जो दिन बयान किया मुनव्वर बसीर साहब ने, ये तो वो दिन है जब पंजाब बल्दियाती इलेक्शन की तारीखें दे रहा है 30 जनवरी। तो ये बयान कीजिए कि उस वक्त फिर ये मुमकिन होगा इस हुकूमत के लिए बल्दियाती इलेक्शन कराना, क्योंकि हमने देखा मई में जब लोड शेडिंग के मारे हुए लोग वोटिंग के लिए गए तो उन्होंने पीपल्स पार्टी का तो सफाया कर दिया बिल्कुल पंजाब में। तो ये फिर सिर्फ बातें हैं बल्दियाती इलेक्शन की या होंगे? समी साहब, जो आपने खदशा जाहिर किया है उसकी एक मजबूत रीज़न मेरे पास मौजूद है। ये मैं नहीं कह सकता कि ये बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, अभी तक जो प्रोसेस चल रहा है हमें उसको इसी तरह से लेना चाहिए कि चल रहा है। लेकिन जो अगर ये बल्दियाती इलेक्शन 30 जनवरी को पंजाब में हो गए तो सूरत हाल उस वक्त लोड शेडिंग की क्या होगी, ये ज़रा मंजरनामा मैं आपको पेश करना चाहता हूँ।
मुनव्वर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। मुनव्वर साहब, ये जो हाइडल इस वक्त आप 4,500 5,000 मेगावाट बता रहे हैं, उस वक्त ये 1,000 रह जाएगी, क्योंकि 25 दिसंबर को पंजाब की नहरें बंद हो रही हैं और 26 दिसंबर को सिंध की नहरें बंद हो रही हैं और ये 31 जनवरी तक चलेंगी। इनकी बंदिश जो चलेगी, उस दौरान डैमों से पानी का अखराज बिल्कुल नीचे आ जाएगा और 1,000 मेगावाट पीक आवर में बनेगी। इसके अलावा जो प्रोजेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने और पेपको ने मिलकर बनाई हैं, उनके मुताबिक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हुकूमत के बिजली घर हैं वो 2,000 मेगावाट बनाएंगे और उन्होंने IPP से 6,000 मेगावाट की प्रोजेक्शन की उम्मीद जाहिर की है। तो इस तरह 6 और 2 8 और 1,000 मेगावाट हाइडल का, तो 9,000 मेगावाट होगी पीक आवर में। तो मुनव्वर साहब, अगर 11,000 से 11 से 12,000 मेगावाट की प्रोजेक्शन है कि डिमांड होगी उस वक्त, तो 2 से 3,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल होगा। लेकिन मैं एक बात और आपको यहाँ बताऊँ कि ये जो उस वक्त गैस की कमी होगी ना, उसको भी ज़रा सिनेरियो सुन लें। 325 MMCFD गैस अवेलेबल होगी, जिससे सिर्फ 1,200 मेगावाट बनेंगे। और जो थर्मल बिजली 8,000 मेगावाट की प्रोजेक्शन है पेपको के बिजली घरों से और IPP से, तो उसमें से आप देखें कि 7,800 मेगावाट जो है वो तेल से बनने हैं और इस वक्त फर्नेस ऑयल का जो रेट है वो 84,000 रुपये फी टन है और रोज़ाना तकरीबन 3.9 अरब रुपए चाहिए होंगे इस बिजली की इसकी जनरेशन के लिए। तो आप अंदाज़ा करें कि समी साहब, अगर आप 15 जनवरी से लेकर पंजाब में या पूरे मुल्क में 30 जनवरी तक के इलेक्शन की उस कैंपेन को चलाना है और बिजली की लोड शेडिंग को कंट्रोल में रखना है, 3 से 4 घंटे के अंदर रखना है, तो आपको 60 से 70 अरब रुपए खर्च करना पड़ेंगे तेल पर। तो ये आप बताइए कि 60 से 70 अरब रुपये कहाँ से आएंगे। जो हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमतों की सूरत देख लें कि वो OD कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक पैसे के लिए रो रही है। तो ऐसे हालात में बड़ा मुश्किल। और गैस के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रोजेक्शंस पढ़ी हैं। जो कल एक मीटिंग हुई है वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में, टेक्सटाइल वालों ने कहा है कि अगर आपने हमें ना दी तो $1 से $2 बिलियन की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट गिर जाएंगी। वो मांग रहे हैं 300 MMCFD, उनको नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्लान बना है उसके मुताबिक ना बिजली गैस मिलेगी सनतों को और CNG स्टेशन मुकम्मल तौर पे बंद होंगे। कमर्शियल के ये जो बचेगी वो 1,300 MMCFD टोटल होगी और 13 जो ज़रूरत है वो 1,250 होगी इसकी रेजिडेंशियल एरिया की और 90 होगी कमर्शियल की। लेकिन पूरी उनके पास नहीं होगी, उसमें भी 90 से 100 का शॉर्टफॉल होगा। हालात आप बता रहे हैं बहुत बुरे होंगे और इसलिए गालिबन ये मुमकिन नहीं होगा। अगरचे हुकूमत ऐलान तो कर रही है कि वो कराएगी बल्दियाती इंतखाबात, लेकिन लग रहा है कि जो उस वक्त हालात होंगे उसके पेश नज़र ये इंतखाबात आगे जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक और अहम मामले की, ड्रोन हमले की जो हुआ हंगूब में, जो एक मदरसे पर जो बताया जा रहा है कि हकानी नेटवर्क के जो बाज़ सरकर्दा लोग थे उनका ये मदरसा था। इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्यों ये हमले हो रहे हैं। सरताज अजीज साहब ने तो एक दिन पहले कहा कि अमेरिका ने गारंटी दी हमले नहीं होंगे। इस पर हम बात करेंगे जनरल रिटायर्ड हमीद गुल से, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सरताज अजीज का यह बयान कि अमेरिका ने यकीन दहानी कराई है पाकिस्तान में ड्रोन हमले नहीं होंगे। अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि ड्रोन हमला हुआ और इस दफा जो ड्रोन हमला हुआ वो हंगू में हुआ, जो KPK का इलाका है। पहली दफा कोई सेटल्ड एरिया हमले का निशाना बना और कुछ पता नहीं कि ये हमलों का दायरा कहां तक जाएगा, सिलसिला कहां पर जाके रुकेगा। आज इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड हमीद गुल और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस किस्म की यकीन दहानियाँ हैं। हमीद गुल साहब, ये बयान कीजिएगा कि ये ड्रोन हमला हो गया, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे सरताज अजीज साहब के बयान को, ये किस किस्म की यकीन दहानियाँ हैं? अमेरिकन झूठ बोल रहे हैं या हमारे पाकिस्तानी अकाबरीन अपनी कौम से झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोलते हैं। जाहिर है कि मेरा ख्याल है कि सरताज अजीज साहब को दोनों सूरतों में इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मेरे बहुत मोहतरम दोस्त हैं, मैं बहुत उनका एहतराम करता हूँ, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन इस वक्त वो टॉप मोस्ट सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के अहदे पे फायज हैं। दो उनके पास हैसियतें हैं, सिक्योरिटी के भी वो एडवाइज़र हैं, चीफ एडवाइज़र, और फॉरेन पॉलिसी के भी वो एडवाइज़र हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी हैसियत ऐसी है, अगर तो अमेरिका ने उनके साथ झूठ बोला है तो बयान करें कि अमेरिका ने झूठ बोला है, और अगर उन्होंने अमेरिका ने नहीं कहा तो फिर इन्होंने क्यों इस किस्म का बयान दिया कि आइंदा ऐसे नहीं हमले होंगे। क्योंकि और फिर ये हमला बिल्कुल मखसूस किस्म का है। पहली दफ़ा उन्होंने सेटल्ड एरिया में ये अटैक किया, यानी ट्राइबल एरिया से फाटा को तो हमने बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया है ना कि जैसे उसको कोई लावारिस हो, लेकिन ये तो सेटल्ड एरिया है। टल का इलाका जो हंगू के पास है
वो तो सेटल्ड एरिया है और इतना बड़ा जुल्म किया है, बच्चे मार दिए हैं उसके अंदर। अच्छा, वो अगर वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी मौलवी अहमद जान भी वहाँ था, तो मौलवी अहमद जान तो पाकिस्तान का दोस्त है, बहुत मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो। अफगान होगा लेकिन पाकिस्तान के साथ भी बहुत मोहब्बत है उसको, तो उसको मार डाला। और वो मुआवन थे इसके अंदर, जो हमारा मुज़ाकरात होने जा रहे थे उसके अंदर वो मुआवन था। अब देखें तमाशा कि जहाँ जो भी कोई अमन की बात पाकिस्तान के लिए करता है उसके लिए अमेरिका ड्रोन मार के, अभी देखें अगले दिन उन्होंने पिंडी में, जिसको हमने कहा कि ये ज़मीनी ड्रोन हमला है, ये यकीनन बाहर के आदमी थे, कौन थे, किस तरीके से आए थे, खुद बीबीसी ने ये कहा, उनकी रिपोर्ट में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि वो शिया नहीं लगते थे, अलबत्ता काले कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। तो इसका मतलब है कि अमेरिका हर अंदाज में पाकिस्तान के साथ एक खुफिया जंग लड़ रहा है और हमें इस नहज पे लाना चाहता है कि जहां हमें एक तखल्लुस मिल जाए नाकाम रियासत का और फिर वो ले जाके और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पेश करें और वहाँ उस करारदाद में कहा जाए क्योंकि ये नाकाम गैर जिम्मेदार रियासत है, इसके इदारे जो है वो बर्बाद हो चुके हुए हैं, न्यूक्लियर सलाहियत इनके पास नहीं होनी चाहिए, ये यूनाइटेड नेशन की निगरानी में दे दी जाए। ये है असली हदफ। अब आप जो मर्जी करते रहे, अब वो अपने अहदाफ से हट नहीं रहे, आपकी सलामती, बका और आपकी खुशहाली के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, लिहाजा उनके मफादात और उनके अहदाफ और हमारे मफादात और हमारे तो सर्वाइवलिस्ट मफादात हैं, इनके दरमियान एक टकराव है, एक तसादम है, जिसको कौम को समझना चाहिए। जब तक आप अपने दुश्मन को सही तरीके से शनाख्त नहीं करेंगे तो मुख्तलिफ लिबादे ओढ़ के और दुश्मनी करेगा, हम पे वार करता रहेगा। अच्छा गुल साहब, हम नज़र डालते हैं तो गुज़श्ता चंद दिनों में देखते हैं कि हक्कानी नेटवर्क जो है वो बड़ा खसूसी तौर पर निशाना बना हुआ और उसके जो मुखालिफिन है उसको कामयाबियां भी मिल रही हैं। मसलन इस्लामाबाद में नसीरुद्दीन हक्कानी का कत्ल हुआ, अब ये जो ड्रोन हमला हुआ इसमें भी बताया जा रहा है कि पख्तिया और खौस्त में जो हक्कानी नेटवर्क के लिए जो लोग काम करते थे, जो उनके अमीर थे, वो इस हमले का निशाना बने हैं। क्या वजह है? क्या कोई इंटेलिजेंस का सिस्टम जो है अमेरिका का या हक्कानी नेटवर्क के मुखालिफिन का वो बेहतर हो गया या कहीं से इंफॉर्मेशन मुहैया की जा रही है? नहीं, मेरा ख्याल है कि उनका जुर्म यह है हक्कानी साहब का कि उन्होंने इन लोगों को कहा है कि आप पाकिस्तान के साथ सुलह करें। जो दूसरे पाकिस्तान के साथ नबरदाजमान थे लोग, उनको उन्होंने बड़ी मुआवनत की है और उनको हेल्प किया है कि भाई आप बैठें, बात करें। वो मीरन शाह में वो भी थे, मीरन शाह में हकीमुल्लाह मसूद भी आया हुआ था। तो जाहिर है कि हक्कानी साहब एक बड़ी मोतबर जिहादी शख्सियत है, बहुत बड़ा मकाम है उनका, मेरी नज़र में बहुत बड़ा मकाम है, बड़े काबिल इज़्ज़त आदमी है, तो उनकी बात मानी जाती है, सुनी जाती है। तो चुनांचे उनके पीछे पड़ गए, अभी उनको ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इससे तेज़ी आएगी। अमेरिका खुद भी अपना नुकसान कर रहा है। आज उनका लोई जिरगा बैठा हुआ है अफ़गानिस्तान में, मुझे तवक्को है कि वो इसके ख़िलाफ़ जो इनके मुआहदा करज़ई साहब ने पेश किया है, क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांगने की भी बात कर ली है और अमेरिका ने अपने तकब्बुर में कहा कि हम तो माफ़ी तो मांगेंगे ही नहीं हरगिज़, तो इसका ये मतलब है कि वो बेल मंडे नहीं चढ़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका अपना नुकसान करेगा, क्योंकि उनकी सप्लाई लाइन कट जाएगी। फ़र्ज़ किया जो इमरान कह रहा है हम उसकी पूरी तायद करते हैं। परसों नहीं, मंडे को हमने दिफा पाकिस्तान कौंसिल के इजलास में ये कहा हम उसकी इखलाकी तायद करते हैं, लेकिन क्योंकि मसला ये बलूचिस्तान से भी रिलेटेड है, सिंध से भी रिलेटेड है, कराची से भी रिलेटेड है, क्योंकि सप्लाई लाइन सिर्फ तोरखम से तो नहीं ना गुजरती, वहाँ और जगहों भी से गुजरती है। अगर प्रेशर आएगा यहाँ पब्लिक का तो नतीजा ये निकलेगा कि अमेरिका का जो $40 बिलियन का वहाँ असला, साज, सामान और फिर ये कीमती पत्थर भी वहाँ से लेके जा रहे हैं, जो मादनियात हैं, जो रेयर अर्थ जिसको हम कहते हैं, वो रेयर अर्थ बीच में से स्मगल कर रहे हैं कंटेनर के ज़रिए से, तो उनको अपनी तकलीफ, उनको अपनी मुसीबत पड़ जाएगी। मैं नहीं समझता कि अमेरिका अपने लिए कोई अच्छाई कर रहा है। गुल साहब, ये कहा जाता है, तालिबान ने कहा कि ड्रोन हमले बंद किए जाएं तब हम मुज़ाकरात करेंगे। हमारी सारी सियासी क़यादत भी यही कह रही है, इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि अमेरिका ड्रोन हमले बंद करे, मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी है। लेकिन दूसरी जानब जो तालिबान है उनके हमले जारी हैं, आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ। पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से तालिबान को तो ये नहीं कहा जाता कि आप भी हमले बंद करें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जंग बंदी तो कहें ना कि हम भी जंग बंदी करते हैं, वो भी देखें। पहली चीज़ ये होती है सीज फायर। किसी तरफ भी आप मफाहमत करने जा रहे हैं तो फर्स्ट थिंग दुनिया के पूरे मुआहदात देख लें,
पूरे वाकयात देख लें, वहाँ यही होता है कि आप कहते हैं सीज फायर। क्या हमने सीज फायर किया? वो कहते हैं कि हमारे साथ बात ही नहीं कर रहे थे कोई। क्या यहाँ भी झूठ बोला गया कि हम बात कर रहे हैं और बात तो हो नहीं रही थी? लेकिन कहीं ना कहीं कोई राब्ते ज़रूर थे, मैं ये समझता हूँ, लेकिन वो ऐसे थे कि गैर सरकारी सतह के ऊपर कोई ऐसे बात चलाने की कोशिश की जा रही। लेकिन वो अमेरिका को वो भी नागवार है, क्योंकि उसने बैठ के कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ सुलह करना चाहते हैं। अब भी उमर खालिद का बयान भी आपने देखा होगा, जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा शदीद मुखालिफ है पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। उसने ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ अमन चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, वापस अपने उस मकाम पे आना चाहते हैं जहाँ हम पहले थे। तो इसका ये मतलब है कि ख्वाहिश दोनों तरफ मौजूद है, लेकिन फिर कहाँ गड़बड़ हो रही है ये हमें पूछना चाहिए, तो सरकार ही बता सकती है। और अगर हम एक गुलाम रियासत हो चुके हैं, वी आर ए स्लेव नेशन, तो ये भी हमें बताया जाए कि हम स्लेव नेशन हैं, क्योंकि अमेरिका हमारी कोई बात नहीं कर रहा। नवाज शरीफ साहब जहाँ जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, जब वहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने क्या किया। और गुल साहब, जब ये मैंडेट दिया गया था पाकिस्तान की हुकूमत को कि वो मुज़ाकरात करे तालिबान से, तो हमने देखा कि एक बड़ा उसमें तातुल था। क्या इसकी ये वजह तो नहीं है कि फ़ौज में एक ट्रांजिशन का अमल होने जा रहा है? और दूसरा, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि अब सिर्फ चंद दिन रह गए हैं, लेकिन अभी तक आर्मी चीफ के तकर्रुर का ऐलान नहीं हुआ। मेरा ख्याल है वो तो हो ही जाएगा। वो अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाए, या पता नहीं कहीं और बैरूनी दबाव होगा, मजबूरी होगी। लेकिन कल उन्होंने हमें बुलाया था, आज ही अभी थोड़ी देर पहले वो कैंसिल किया डिनर, हमें सबको बुलाया था, जो एक पार्टिंग डिनर होता है वो हमें कर रहे थे। रिटायर्ड जनरलों को उन्होंने बुलाया हुआ था, बुला रखा था कल शाम को। इंटरैक्टिव उधर बात भी करेंगे और ये भी करेंगे। तो मेरा ख्याल है वो तो तय हो चुका है कि उन्होंने जाना है, इस औहदे से तो जाना है, और पता नहीं क्या औहदा उसके उनके लिए वो तजवीज़ करते हैं, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है, वो बैरूनी दबाव भी हो सकता है, अंदरूनी ज़रूरियात भी हो सकती हैं, लेकिन ये कहना कि फ़ौज इसकी हमायत नहीं कर रही थी मुज़ाकरात की, सरासर गलत है। और मैं बहुत ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ आपको कि कियानी साहब ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मैं तो जो आप हुक्म देंगे मैं करूँगा, लेकिन चढ़ाई करने में वज़ीरिस्तान से में आपको अमन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फैल जाएंगे। क्या अलकायदा को यहाँ से ख़त्म करने के बाद अलकायदा वसी तर नहीं हो गई? आर दे नॉट ऑन एन एक्सपेंडिंग फ्रंट नाउ? वो ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। आज यमन में कौन है, लिबिया में कौन है, सीरिया में कौन है, आप देख लीजिए छाड में कौन है, माली में कौन है। तो ये सारी की सारी बात तो फैलती चली जा रही है, इससे कम तो नहीं हुई। तो ये तो कोई तरीका नहीं है कि अगर आप उनको कर दें। इर्रेगुलर वॉरफेयर है, ये वॉर ऑफ एट्रिशन है, और अमेरिका हमें डिस्टेबलाइज करवा रहा है बराह रास्त या बिलवास्ता, और दोनों सूरतों में पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है। और अभी तहिया करना पड़ेगा कौन दुश्मन कौन दोस्त, किस अंदाज में कर रहे हैं। हमने हर कोशिश कर ली, अमन के हिंदुस्तान की तरफ अमन का हाथ बढ़ा के देख लिया, यानी बेशर्मी की हद तक हम चले गए उनको करने के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब हमीद गुल साहब, जो ये कह रहे थे कि फौज चढ़ाने से वजीरिस्तान में जो अमन है वो मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब असद कैसर से गुफ्तगू करेंगे कि जो तहरीक इंसाफ ने जो धरना दिया है उस हवाले से क्या सोचते हैं, और जो ड्रोन हमला है इस हवाले से उनकी जमात का अब आगे चलकर क्या मौक़िफ़ होगा। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं ड्रोन हमले की जो हंगू में हुआ, जिसमें कई हलाकतें हुई, और अब हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब असद कैसर ने। इनसे हम बात, ये केपी की असम्बली के स्पीकर भी हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि परसों बड़ा धरना है जो तहरीक इंसाफ दे रही है, और आज इमरान खान साहब ने कहा है पूरी कौम से कि वो निकल आए, धरने में आए, शरीक हो, ताकि पूरी दुनिया को ये मैसेज जा सके, और ये फैसला किया जाएगा कि जो नेटो सप्लाईज है इनको रोकने का फैसला मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए या सिर्फ ये थोड़े अरसे तक महदूद रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब असद कैसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। असद कैसर साहब, इस दफ़ा तो हमला आपके प्रोविंस में हुआ। कुछ लोग इससे पहले ये कहते थे कि ये एक वफाक का मामला है नेटो सप्लाईज को रोकने का, लेकिन अब तो डायरेक्टली आपका सूबा भी इस जद में आया ड्रोन हमले की।
देखिए, हम सिर्फ ड्रोन हमले की जो बात करते हैं, हम सिर्फ सूबे की बात नहीं करते। हम समझते हैं कि हम इस मुल्क का हिस्सा हैं और इस मुल्क में जहाँ भी हमारे सरहदात की खिलाफ वर्जी होती है वो हम सब पे हमला है, वो हमारे सॉवरेनिटी का बाईपास किया जाता है, हमारे सॉवरेनिटी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हम तो एक उसूली बात करते हैं कि हमारे मुल्क में किसी को ये इख्तियार नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे सरहदात की खिलाफ वर्जी करे या हमारे मामलात में वो दखल अंदाजी करे। हमारा एक कौमी बात है, और अगर ड्रोन हमला हंगू में हुआ है या फाटा में हो रहे हैं या मतलब कहीं और रह रहे हैं, हम समझते हैं कि ये हमारी अपनी मुल्क की मामलात है, हमने इस मामलात को खुद निपटाना है। किसी और को ये हक नहीं है कि वो हमारे सरहदात के खिलाफ वर्जी करे। नेटो सप्लाईज के हवाले से तो अभी बहुत सारी जमातें आपके साथ नहीं हैं। ड्रोन हमलों के हवाले से तो इस बात पर लोग सारे मुत्तफिक हैं, मुतहद हैं, करारदादें भी आ चुकी हैं असम्बली में। लेकिन जो कल परसों का आपका धरना है उसमें बहुत सारी जमातें शरीक नहीं हो रही। क्या अभी भी आप जमातों से राब्ते में हैं? और ये कुछ बयान कीजिएगा कि कौन कौन सी जमात आपके साथ धरने में शरीक हो रही है? देखिए, ये चूँकि एक जलसा है और इस जलसे में मतलब जमात इस्लामी और अवामी जमहूरी इत्तेहाद ये जो कोलिशन पार्टनर है और जो यहाँ के इत्तेहादी है उनका जलसा है। और ये मतलब इसके बाद जो मामला होगा उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद दे दिया जाएगा। ये चूँकि जलसा है, जलसा सिर्फ एक जो यहाँ एलाइज पार्टी है उसका जलसा है। अच्छा, ये बयान कीजिएगा कि जलसे के बाद लोग चले जाएंगे अपने घरों को वापस, और क्या कोई इस किस्म का ऐलान होगा कि कल उस दिन के बाद से नेटो सप्लाई को रोका जाएगा, या सिर्फ जलसा होगा और नेटो सप्लाई जारी रहेंगी अगले फैसले तक? इसके बारे में सेंट्रल जो हमारी लीडरशिप है वो आपस में मुशावरत कर रही है और वो पार्टी के लेवल पे अपनी इंस्ट्रक्शन देंगे। जैसी सेंट्रल कमान इंस्ट्रक्शन देती है पार्टी उसके मुताबिक अमल दरामद करेगी। अच्छा, ये हम जो मुख्तलिफ मुबस्सरीन हैं उनसे भी ये सवाल करते हैं, जो फ़ौजी मुबस्सरीन हैं, गैर फ़ौजी, उनसे भी, आपकी जमात की हुकूमत है KPK में, हंगू में हमला हुआ, लेकिन जो तफसील आई है जो लोग इस हमले में मारे गए, हकानी नेटवर्क के वो लोग जो पक्तिया में, खोस्त में जो उनके सरबराह थे और वहाँ पर जो कार्रवाइयों में मुलव्वस थे वो उस मदरसे में मौजूद थे, वो भी। तो ये बयान कीजिएगा कि ये तो ठीक है कि किसी बैरूनी कुव्वत को पाकिस्तान में हमला करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन पर उन लोगों की मौजूदगी, क्या ये बड़ा एक सवालिया निशान नहीं है? देखिए, ये तो हमारा बहुत पहले से ये मौक़िफ़ रहा है कि हमारी सरजमीन आलमी जंग की आमाजगाह बन चुकी है। तमाम दुनिया की कुव्वतें यहाँ अपनी ताकत आजमाने आई हुई हैं। हम समझते हैं कि ये जंग हमारी जंग नहीं है, इस जंग से हम निकला जाए, और जितनी भी अगर हम इस जंग से अलहदगी अख्तियार करेंगे तो न यहाँ अफ़गानी आएंगे, न यहाँ अमेरिकन आएंगे, न किसी और मुल्क के लोग आएंगे। हम अपने सरहदात को बिल्कुल, हम समझते हैं कि अभी हमें एक नई खारिजा पॉलिसी की ज़रूरत है कि हम अपने सरहदात के अंदर किसी को इजाज़त ना दें कि वो किसी बैरूनी एजेंडा को मुसल्लत करे। ये तो बड़ी एक आपने ऐसी बात कही जो पूरी कौम ये बात कह रही है, लेकिन अगर हमारी सरजमीन से किसी दूसरी सरजमीन पर हमले हो रहे होंगे तो फिर आप ये नहीं समझते कि जो दूसरी कुव्वतें हैं वो उनको अपना निशाना बनाएंगी? हम तो जिस तरह मैंने कहा ना, हम बिल्कुल, हमारी पार्टी का बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है, न हमारे सरजमीन से होनी चाहिए, न हमारे सरजमीन के अंदर किसी और को होनी चाहिए। हम तो यहाँ इस वक्त अपने मसाइल के लिए बहुत परेशान हैं। यहाँ इस वक्त हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का सामना है, यहाँ हमें बिजली शॉर्टफॉल का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ हमें रोज़गार की बड़ी इश्यूज़ है, यहाँ हमें मतलब ऐसी इश्यूज़ हैं, क्रॉनिक इश्यूज़ है कि हमें वो इश्यूज़ एड्रेस करने हैं। और हम तो समझते हैं कि ये बात ख़त्म होनी चाहिए। हम न किसी के ख़िलाफ़ है, ना हमारी किसी के साथ दुश्मनी है। हम सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी आज़ादी और हमारी इंडिपेंडेंस का ख्याल रखा जाए, उसका एहतराम किया जाए। हम किसी के साथ दुश्मनी के उसमें नहीं हैं, फेवर में नहीं है, सिर्फ हमारा मौक़िफ़ है। हम इसलिए समझते हैं कि अगर इस जंग से हम अपने आप को निकालेंगे तो न कोई कौम जिस भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो उसको ये इजाज़त नहीं होगी
कि ये सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे या कोई यहाँ आए और हमारे ख़िलाफ़ कोई इस्तेमाल हो। हम अपनी खारिजा पॉलिसी में बुनियादी चेंज चाहते हैं कि जियो और जी दो पे अमल कराया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया जो कह रहे थे कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि लाखों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन भी मौजूद हैं और ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि उन लोगों को यहाँ से वापस भेजें और अपनी सरजमीन को ऐसे लोगों से पाक करें, साफ़ करें। उनका ये भी कहना था कि खारजा पॉलिसी में बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है और ये जो जंग की सी सूरत हाल है ये ख़त्म होनी चाहिए, हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। और वो इस हवाले से वफाकी हुकूमत के साथ कई दफ़ा उनकी हुकूमत के पीके की बात कर चुकी है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जनूब अफ्रीका का दौरा है और फिर कल पाकिस्तान की टीम मैच हार गई 4 रन से। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब मोहम्मद इलियास। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। बहुत उम्मीद थी कौम को कि साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान की टीम बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी, लेकिन क्या हुआ, कल जो पहला T20 था पाकिस्तान 4 रन से हार गया। 2 टेक्निकल बुनियादों पर हारा, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल ये है कि जिस वक्त नज़र आ रहा था बारिश हो जाएगी और ये रूल अप्लाई हो जाएगा जिसकी वजह से किसी भी वक्त एवरेज की बुनियाद पर फैसला होना है, तो फिर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ये हदायत क्यों नहीं की गई कि वो ज़्यादा तेज़ी से खेलें। उस वक्त विकेट्स बचाने की बजाय ज़्यादा रन्स करना नहायत अहम था। और फिर दूसरी जानिब जो मिसबाह उल हक का एक इंटरव्यू किया था नजम सेठी साहब ने, मुतनाज़ इंटरव्यू था, पीसीबी इस हवाले से कह रही है कि ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला था नजम सेठी साहब का। बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाबात चाहिए थे और मिसबाह उल हक का इंटरव्यू जो नजम सेठी साहब ने किया वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। आज इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इलियास साहब। वालेकुम सलाम। इलियास साहब, ये बयान कीजिएगा कि कल जो टीम के बाहर पूरी मैनेजमेंट बैठी हुई थी वहाँ साउथ अफ्रीका में, उन्होंने प्लेयर्स को ये क्यों नहीं कहा कि रन्स, विकेट्स की बजाय रन्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दो? देखिए जी, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कल हुई है, अनफॉर्चुनेटली आपने टॉस जीता, आपको इल्म था कि बादल सामने हैं, बारिश होगा, ये फोरकास्ट तो वहाँ पर आपको थी। अगर आप देखें जब साउथ अफ्रीका अंदर बैटिंग करने आए हैं तो उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, उन्होंने जाते बार तार शुरू कर दी थी क्योंकि उनको पता था कि बारिश होगी तो जितना भी रन हम कर सकते हैं कर लें। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई कि मोइन खान इज़ ए वेरी एक्सपीरियंस क्रिकेटर, वेरी एक्सपीरियंस मैनेजर, PIA में भी वो टीम की मैनेजमेंट करता है, नाउ इज़ ए मैनेजर, क्या उसको इस बात का इल्म नहीं था? दूसरी चीज़ ये है जो मुझे, और तीसरी बात जो है वो ग्रीन, पाकिस्तान की टीम जब देखती है अब वो ग्रीन विकेट है तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश, चलो सुबह खेलते हैं शाम को हमारी बार एक लिटिल बिट डिफर। लेकिन बीइंग ए प्लेयर माई साहब, मैंने भी काफ़ी साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेल लिया। तो प्रॉब्लम उसमें ये होती है कि वहाँ पे जो ग्रास होता है उसको ग्राउंड को इकट्ठा रखने के लिए वो ग्रास ग्रीन होता है थोड़ा सा, वो इसमें ये नहीं होता कि ये होगा, स्किड करेगा वो बॉल ग्रास पे, प्लस उनकी पिचेस जो हैं वेरी हार्ड हैं, वो ऑटोमेटिकली एक तो स्किड करेगा और गेंद पेस आएगी। तो मुझे समझ, दूसरी चीज़ है जब अगर आप मैच देखा होगा आपने कि एक आधा ओवर रहता था उस वक्त बारिश होने से पहले, तो सामने ख़ास तौर पे नज़र आ रहा था कि या बारिश होने लगी है, लाइटनिंग हो रही थी। तो मुझे ये समझ नहीं लगी कि इतने बड़े ये प्लेयर थे, इतने बड़े मैनेजमेंट बने हुए हैं वहाँ बैठे हुए, किसी को क्विकली अंदर नहीं भेजा, भाई गो फॉर इट। इसमें इलियास साहब बेसिकली ये जो मैच हम हारे हैं इसमें नजर ये आ रहा है, परफॉर्मेंस तो अपनी जगह पे, एक और जो डिसीजन लिया जाता है, एक विजन होता है टीम का मैच जीतने के लिए, वो इस वक्त टीम में और मैनेजमेंट में वो विजन हमें नजर नहीं आ रहा। देखिए जी, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ मैनेजमेंट कोर्सेज। हर आदमी मैनेजमेंट में नहीं जा सकता। देखें, मैं भी हूँ, आप भी, यानी आप ये कह रहे हैं कि नजम सेठी साहब को कोर्सेज की जरूरत है? हाँ, शायद हो सके उनको हो कोर्सेज की। मैं बात करूँ वहाँ की, अगर सेठी साहब को ये मेरी बात पसंद है तो उनको भी कर लेना चाहिए, मुझे नहीं किया है कि नहीं किया। मैं बात कर रहा हूँ जो इस वक्त मैनेजमेंट वहाँ पे बैठी हुई है, उनको चाहिए था कि देखें आप इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं, इतनी क्रिकेट खेले कि मेरे ख्वाबों ख्याल में भी नहीं है कि मैंने इतनी क्रिकेट खेलता।
तो बात ये है कि थोड़ी सी सोचिए लाइटनिंग। अच्छा, ये कोर्सेज की बात हो रही है, अपने ज़रा एक्सपीरियंस से बताइए हमें, जो डिसीजन इस वक्त ले रही है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसीजन ले रहा है, क्या ख्याल है आपका? सेठी साहब ने कोई ऐसा कोर्स किया होगा? पता नहीं जी, मेरी एक बार ही उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन वो उसमें कोई मैनेजमेंट की बात नहीं थी, सिर्फ उसमें ये बात हुई थी कि मैंने जाके उनको बोला था, सुभान भाई भी बैठे हुए थे, मैंने कहा जी देखिए आप मुझे मुफ्त की तनख्वाह दे रहे हैं, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि कहते हैं जी कि पैसा नहीं है बोर्ड में। मैं कहा जी आप करोड़ लाख रुपए की नई गाड़ियाँ मंगवा ली हैं, नीचे शोरूम बना लिया है, और हमारे पास इतना पैसा नहीं। मंगवाई लाखों रुपए की गाड़ियाँ? स्टाफ के लिए। और किसके लिए? मेरे लिए तो नहीं। और क्रिकेट के फरोग के लिए पैसा नहीं है? नहीं, फरोग के लिए पैसा नहीं है। अच्छा, ये एक और इशू पर आपका कमेंट चाहिए। जब उन्होंने ये मिसबाह हक का इंटरव्यू किया, आप भी शामिल हैं उन लोगों में जिन्होंने आवाज़ उठाई और कहा कि ये मुनासिब नहीं है। पीसीबी ने तो जवाब दिया, वो कहते हैं जनाब बिल्कुल ठीक हुआ, करना चाहिए था, सवालात थे, और सेठी साहब ने बिल्कुल ठीक किया। देखें, उन्होंने तो डिफेंड करना ही करना है, बाकी बोर्ड को छोड़ें एक सेकंड, वो डिफेंड बेचारों को डिफेंड करना, बट दे आर एम्प्लॉय बाय द बोर्ड। उनके साथ भी वही होगा जो सेठी साहब ने कहा था, फर्स्ट और सेकंड एकेडमी में आए थे, बहुत से लोगों की जॉब चली जाएगी। और ये वजह भी हो सकती है शायद वो जो महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं उसकी वजह से भी डिफेंड कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉइंट एंड द डे है कि सेठी साहब इज नॉट एक्सपीरियंस मैन। देखिए ये जो हुआ है, मिसबाह हक, whether he's a good captain, he's a bad captain, doesn't matter. He is a captain of Pakistan team, the team, और 18 करोड़ लोगों का वो कप्तान है। आप उसको लोगों के कहने पर लोग उसके खिलाफ तो कोई एक्शन लिया जो उसे गिदड़ कह रहे थे, और आप उसको टीवी पे लाके उसके कंधे पे पिस्तौल रख के चला रहे हैं। अगर आपने कोई बात करनी थी तो टॉक टू हिम बिहाइंड द डोर। Why have to come up specially to लेकिन इलियास साहब, वो जो अब सामने जो प्रेस रिलीज भी आ रहे हैं पीसीबी के, उससे तो ऐसा लगता है कि वो जो निकालने वाली कुव्वतें थी वो तो इतना मजबूर हुई हैं रिएक्शन पर, अब तो वो कह रहे हैं कि वो 2015 तक कप्तान रहेंगे। देखो जी, God knows what happened tomorrow. I don't know, Sethi sir will be there or I will be there or you will be. That's later on. ये तो आप पहले ये उनको कह रहे हैं कि you should withdraw yourself, have a rest. और फिर जब थोड़ा सा शोर मचा तो फिर आपने उसको टीवी पे ले आए। ये मुझे आप ये बताएं कि आप मेरे चेयरमैन हैं और मैं आपका कैप्टन हूँ, आई हैव टू कम बैक। आप मुझे फोर्स करेंगे या नहीं करेंगे, आई विल oblige you, जी चले। लेकिन जो सवालत किए गए हैं, आई एम अगेंस्ट इट। बंद कमरे में ये बात होती तो 100% आई एम टोटली अगेंस्ट इट। उसकी ये मिसबाह की बिस्ती नहीं है, हम क्रिकेटर लोगों की भी बेइज्जती है, क्योंकि एक क्रिकेट को मिस यूज़ किया जा रहा है। अच्छा इलियास साहब, एक ये आप भी चीफ सेलेक्टर रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और बड़े कामयाब रहे, उसमें आपने टीम को एक बड़े नंबर 1 तक वो ले गया, मेंटेन किया उस सारी सूरत हाल को। अभी आप देखते हैं कहाँ गलती है, क्या गलती कर रहा है बेसिकली सिलेक्शन बोर्ड? अब मैं आपको एक बताऊँ कि सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि आपका जो मैनेजर था चीमा साहब, अकरम चीमा साहब, मैं वो कल लाहौर के, ही इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट मैन, सेंसिबल मैन एंड स्ट्रॉन्ग मैन। वो मैनेजर वेरी फेयर मैन, वो मैनेजर थे। आपका जो कोच था, दो मेरी उसके किसी वक्त नहीं बनती एज ए प्रोफेशनल। जब हम टेबल पे बैठते हमारी बात बनती, मोहसिन खान, ये वॉज एक्सलेंट कोच, उसको भी हटा दिया गया था। आप उसका भी रिकॉर्ड निकाल के देख लें मोहसिन खान का कितना अच्छा है एज ए कोच, एज ए सेलेक्टर। तो ये चेंजिंग आनी शुरू हो गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट बाकी तीसरी बात ये थी कि इंटरफेरेंस नहीं थी सिलेक्शन कमेटी में। मेरे साथ 2-3 लोग बहुत अच्छे हैं, और वो अज़हर खान साहब हैं, फरज जमान साहब हैं, तो ये लोग जो मेरे साथ थे मेरी कमेटी में, ये लोग बड़े ईमानदार लोग थे। इन्होंने ईमानदारी से काम किया मेरे साथ। अब क्या आप समझते हैं अभी ईमानदार लोगों के पास नहीं है सारा सब? नहीं, वो अभी ईमानदार है। देयर इज ए सिस्टम। वो ये है कि मोइन खान बनाता है टीम, वो चेयरमैन को दे देता है, और हाँ आर्गूमेंट हुआ है, सेलेक्टरों ने आर्गूमेंट किया है, एंड ऑफ द बहुत आर्गूमेंट किया मेरे इन लड़कों ने, सेलेक्टरों ने, लेकिन एंड ऑफ द डे आई एम द चेयरमैन एंड आई हैव ए फाइनल से। ये होता रहा है। सेठी साहब को चाहिए, ही डज नॉट नो एनीथिंग। अच्छा, इसका मतलब है ये जो भी डिसीजन है, सब कुछ जो किया धरा है, ये चेयरमैन करता है? बिल्कुल। देखिए, एक तरफ तो वो ये कहते हैं जी कि कोर्ट ने मेरे हाथ बांधे हुए हैं, दूसरी तरफ हार्ड डिसीजन लिए जा रहे हैं
ये टीम के साइन होते हैं। ये मुझे बताएं कि एक चैनल को आपने श्रीलंका का भी दे दिया और जो एक दूसरा चैनल था उसने विड्रॉ कर लिया। मुझे बताइए क्यों हुआ? नाम तो मैं नहीं ले सकता उन दोनों चैनलों का, अगर इजाज़त है मैं दे देता हूँ। अच्छा इलियास साहब, एक और मैं, क्योंकि वक्त कम है, मैं ज़्यादा जो इस वक्त मामला बड़ा अहम है वो ये, जब पाकिस्तान के बैटिंग लाइन हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़े प्रेशर में है, एक खिलाड़ी आउट होता है तो लाइन लग जाती है। वो जो एक नर्वसनेस है उसको ख़त्म कैसे किया जाए? देखिए उसकी वजूहत ये है कि अब एक आपको ये इल्म नहीं होता कि अगर आप मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, आप 30-40 कर देते हैं, हम नेक्स्ट मैच खेलेंगे। और कई लड़कों को जैसे उमर अमीन आप निकाल के देख लें, कितने अरसे से टीम से चला आ रहा है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उसको आप लेते। ये फेवरेटिज्म है। देखें ये नहीं है ज़रूर ले जाएं। आप यहाँ तक कह दिया गया था कि ही इज़ द फ्यूचर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, तो ये तो बड़ी ज़्यादती है। आपका पास एक कप्तान है, वही परफॉर्मेंस कर बकाया तो मेरी तरह के लुल्ले लंगड़े बने हुए अनफॉर्चुनेटली। तो ये बड़ी ज़्यादती है, ये मिसबा के साथ ज़्यादती है, ये पाकिस्तान लोगों के साथ ज़्यादती है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज़्यादती है। बहुत बहुत शुक्रिया इलियास साहब, जो ये कह रहे थे कि मेरिट पे फैसले होने चाहिए, और इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो जब सेलेक्टर टीम बना देता है तो वो सब कुछ चेयरमैन के पास भेज देता है और फिर फाइनल जो कुछ भी सामने आता है क्रिकेट टीम के हवाले से वो चेयरमैन करता है। उसकी जिम्मेदारी डायरेक्टली चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पर आती है, जो आजकल नजम सेठी। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।